क्वेश्चन लिखना एक। देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, calculate the potential of hydrogen electrode, calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution, in contact with a solution, calculate the potential of hydrogen electrode। देखो सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया, मतलब ये ई सेल निकालने नहीं बोला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने बोला है। अगर आप लोगों को नर्स इक्वेशन याद हो तो हम नर्स इक्वेशन पहले इलेक्ट्रोड्स के निकालते थे ना। देखो दिस वन पहले वाले से, ये है कैथोड के लिए नर्स इक्वेशन, ये था एनोड का नर्स इक्वेशन। देन हमने दोनों को माइनस कर दिया था, कैथोड माइनस एनोड, तब जाके ई सेल का इक्वेशन आया, राइट। मतलब पहले तो अपन ने नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड्स का ही पढ़ा है, फिर कैथोड माइनस एनोड करे तो सेल का ईएमएफ आया था, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछा है आपसे, मैं क्लियर? सेल नहीं दिया है, सिर्फ इलेक्ट्रोड दिया है, मैं क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10, whose pH is 10, whose pH is 10। pH क्या होता है? pH का एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम पढ़ते थे क्लास 10th में। pH is nothing but negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी तक क्वेश्चन में हर बार कंसंट्रेशन दे दिया रहता था, नर्स इक्वेशन पे वी नीड द कंसंट्रेशन, तब तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन पुट करोगे, वरना यहाँ क्या पुट करोगे? बाकी तो आपको पता है RT/2F ln ये सब तो कांस्टेंट है, जो चाहिए आपको ये वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है, आपको उसका पीएच वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ से आप H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पीएच की वैल्यू 10 दी हुई है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ नहीं तो बेस 10 है ना, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट करना होगा, 10 टू द पावर -10 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ सकता है, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -10, और होना भी चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन का pH 10 है मतलब वो बेसिक है, राइट? बेसिक होगा ना, 7 से ज्यादा pH अपन बेसिक बोलते हैं, 7 से कम वाले को अपन एसिड बोलते हैं, राइट? तो इसका H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन कम आना भी चाहिए, और ये बहुत कम है, 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर, मतलब बहुत कम कंसंट्रेशन है। अगर 10 टू द पावर -1 होता, यानी कि 0.1 होता, तो आप इसको एसिड बोलते, जिसका पीएच 1 होता, समझ रहे? इसका पीएच कितना है? 10 है, तो इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 टू द पावर -10 मोल पर लीटर। तो ये आपका आ गया नीचे वाला H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? देखो, H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके H बनेगा, जिसको अपन हाफ H2 ऐसा कुछ लिखेंगे। अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, if I'm talking about 1 mole of H positive, it will gain 1 electron, तब जाके वो H में कन्वर्ट होगा। यही होगा इक्वेशन H पॉजिटिव के लिए, रिडक्शन का रिएक्शन यही होगा, राइट? मतलब ये क्यों लिखा मैंने रिएक्शन? ताकि मुझे N का वैल्यू पता चल सके। N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1। ये था ना हमारा इक्वेशन, RT/NF, जहां पे N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? ओनली 1। तो आपके इक्वेशन में N की जगह आ जाएगा 1, R और T। इसलिए अपन N की वैल्यू पुट नहीं करते थे, याद है आपको? जब हम इक्वेशन लिखते थे तो 0.059 अपॉन N लिख के छोड़ देते थे, क्योंकि N तो रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होगा ना। आप अगर इलेक्ट्रोड चेंज कर दोगे तो N चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर मैंने जिंक लिया होता तो N की वैल्यू 2 होती, अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया होता तो N की वैल्यू 3 होती। हाइड्रोजन आयन है इसलिए N की वैल्यू 1 है। क्लियर है? तो यही वाला इक्वेशन यूज करो, 0.059 वाला। क्या था इक्वेशन? E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon N। कन्वर्ट देंगे बाद में ln या फिर log, सॉरी log ना, देखिए अपन पुट कर चुके हैं वैल्यू, log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन का
कंसंट्रेशन जो अपन पीएच की हेल्प से निकाल लिए, समझ रहे हैं? ये भी इंटेक्स क्वेश्चन ही, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है इंटेक्स का, ठीक है। उसके बाकी नीचे वाले दोनों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये एक बच गया था, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एच पॉजिटिव की जगह आपका 10 टू द पावर -10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ क्यों आएगा, अपन हाफ तो H2 के पास लिखे ना इक्वेशन में, इसका इक्वेशन तो H पॉजिटिव ही है, क्योंकि पावर हाफ बोल रहा है ना, नहीं क्योंकि पावर हाफ नहीं आएगा, वो तो इसके लिए आता, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, उसको नीचे लिखना, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड reaction will be, for hydrogen electrode the reaction will be, ये रिएक्शन लिख लो, इससे हमें पता चल रहा है कि 1 मोल H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 मोल H पॉजिटिव आयन नीड्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1F 1 फैराडे, ठीक है, gives half H2, हो गया इतना सबका, राइट। नीचे अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, ये वाला E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon N log 1 upon H positive, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये जो वैल्यू आई है ना, ये कहां से आई है मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। R की जगह हमने 8.314 रख दिया है, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट, T की जगह हमने 298 केल्विन रख दिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर, F की जगह हमने 96,487 कूलम रख दिया है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। N की वैल्यू तो वैसे भी 1 है, हम आगे आके यहाँ पे 1 पुट करने वाले हैं, ठीक है। और Ln जो है ना यहाँ पे, इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए अपन 2.303 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना, तो दैट विल कम आउट टू बी 0.059, 0.0591 होता है अगर अपन और आगे जाए तो, या फिर 0.059, क्लियर है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 आएगा क्योंकि अपने रिएक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, हमें क्लियर, ठीक है। और ई नॉट सेल क्या होगा, 0, वेरी गुड, ये अपन पढ़े है ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 मान के चलते हैं, उसी की हेल्प से तो बाकियों का निकला है, याद है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड टू बी 0, ठीक है। तो ये 0 लेना ना, इससे ई सेल का वैल्यू आ जाएगा, निकाल दो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, ये n की वैल्यू तो 1 हो गई है, ये आपका लॉग ऑफ 1 अपॉन 10 टू द पावर -10 होगा, ऊपर आएगा तो लॉग ऑफ 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। फिर लगाओ लॉग का प्रॉपर्टी, क्या था लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग m टू द पावर n इज n log m, तो 10 log 10 हो जाएगा, log 10 1 होता है, तो 10 ही बचेगा, तो 0.059 इंटू 10 0.59 वोल्ट आएगा, आएगा 0.059 इंटू 10 करेंगे ना, तो 0.59 माइनस 0.59 वोल्ट, माइनस तो है ना सामने, ये तो 0 हो गया, फॉलो कर रहे हैं, बनाए वो क्वेश्चन सारे, क्यों, ठीक है। तो 0.59 माइनस 0.59 वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं आ रहा सर नेगेटिव क्यों आया, ये सेल का ईएमएफ नहीं याद रखना है ना, ये इलेक्ट्रोड का ईएमएफ है, और इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, सेल का पॉजिटिव आना चाहिए, याद है हमने पढ़ा था कि अ सेल विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली इफ, जब उसका पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये मत समझना कि सर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये सेल का पोटेंशियल नहीं है, ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, पॉजिटिव तो नेगेटिव है ना, माइनस साइन है ना, ओहो ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा ना पॉजिटिव, तो प्लस माइनस ही आएगा आंसर। और किसी को कंफ्यूजन ना, उसमें मैं बता रहा हूँ कि आंसर इसका जो माइनस आया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमने पढ़ा था कि नेगेटिव वोल्टेज नहीं हो सकता, वो सेल के लिए पढ़े थे, है ना, एक कंप्लीट सेल के लिए पढ़े थे, इलेक्ट्रोड के लिए नहीं पढ़े थे। इलेक्ट्रोड का तो वैल्यू लिखा ही है ना टेबल में, माइनस पॉजिटिव सब लिखा हुआ है, तो जो टेबल अपन ने पढ़ी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, उसमें ऊपर वाले की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है और नीचे वालों की नेगेटिव है, तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स की पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती है, बट एक सेल की पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हैंड डाल लेना, बैटरीज, बैटरीज कुछ कमर्शियल बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे अपन,
आपका जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट था वो हो गया है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। बैटरीज क्या होती है अपन इसको देखते हैं। तो हमें पता है कि बैटरीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। अगर एक सेल हमें पर्टिकुलर पोटेंशियल नहीं दे पा रहा जितना हमें चाहिए, तो हम सेल्स को सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का मतलब ये नहीं कि सारे के पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर दिए और सारे के नेगेटिव एक साथ, वो तो पैरेलल हो गया, समझ रहे हैं। मतलब सेल्स को आपने ऐसा नहीं लगाना है, मतलब लगा सकते हो, पर अगर आपको सेल का पोटेंशियल बढ़ाना है तो आप ऐसा क्यों लगाओगे। ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, राइट। कौन सा वाले का, कौन सा वाला, कैसे जीरो आएगा, लॉग 10 1 होता है ना, लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 0 नहीं होता, लॉग 10 1 होता है। इंक्रीजिंग वैल्यूज है ना, आप लोग खुद देखो ना, लॉग 1 0 है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लॉग 1 निकालो, लॉग 2 निकालो, लॉग 3 निकालो, लॉग 4, वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, तो सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मतलब पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ अनदर, बैक टू बैक कनेक्शन होगा, तो उससे अपन बैटरी बोलते हैं, राइट। और ये हम बस इसलिए करते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल हमको उतना पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो द बैटरी, द सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज आर नोन एज बैटरी, ठीक है। अब एक बैटरी को अपन प्रैक्टिकल यूज के लिए तभी यूज पे लेके आएंगे जब वो एक रीजनेबली लाइट होगी, और ऐसा ना हो कि आपका पूरा असेंबली उस बैटरी के कारण हैवी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप ड्रोन चला रहे हो, ड्रोन देखोगे ना, ड्रोन वीडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं, उसमें भी बैटरी लगी रहती है। अब वो बैटरी अगर इतनी ज्यादा हैवी हो गई कि ड्रोन उसको लिफ्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या, वो मतलब वो पर्पस हमारा फुलफिल नहीं कर पाएगी ना वो बैटरी। तो बैटरी शुड बी रीजनेबली लाइट, बट उससे उसका पोटेंशियल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो इट शुड बी कॉम्पैक्ट, छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबली ड्यूरिंग इट्स यूज। ऐसा ना हो कि आप डीसी वोल्ट ले रहे हो ना, डीसी सप्लाई आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, इसको टाइम के साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज वो होंगी जो एक ही बार यूज करेंगे, जैसे अपन जो ड्राई सेल यूज करते हैं, दे आर प्राइमरी बैटरीज, जिनमें रिएक्शन एक ही बार होगा, और एक बार रिएक्शन होने के बाद हम उसको वापस से यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब रिचार्जेबल नहीं, दे आर नॉट रिचार्जेबल, प्राइमरी बैटरीज। सेकेंड आपकी सेकेंडरी बैटरीज होती हैं, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, बट उनका भी कुछ लाइफ साइकिल होता है, ऐसा नहीं कि आप उसको जिंदगी भर चला लें। उसका भी एक लाइफ साइकिल हो सकता है, वो 50 बार या 500 बार डिस्चार्ज और रिचार्ज हो सकती है, उसके बाद उसकी बैटरी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं ना, हमारी मोबाइल की बैटरी कभी कभार फुल जाती है, या उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले हो सकता है वो 5 घंटे चल रही होंगी, अब धीरे धीरे उसका लाइफ जो है वो कम होने लगता है, राइट। एक एक करके दोनों को देखते हैं। प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। यहाँ पे रिएक्शन का मतलब क्या है, रिडॉक्स। वहां भी एनोड होगा, कैथोड होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा, ठीक है। पर वो एक ही साइकिल चलेगा पूरा। एक बार वो बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज अपन पढ़े ना क्या होता है, जब आयंस जाके आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चिपकने लगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्चार्जिंग, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी बैटरी यूज कर रहे हो तो रिएक्शन को उल्टा कर दो तो रिचार्ज हो जाएगा। हमने देखा था उस चीज एक बार गैल्वेनिक सेल में वो चीज भी, ठीक है। Okay. So in the primary batteries, the reaction occurs only once, and after use over a period of time, battery becomes dead and cannot be reused again. ठीक है? The most familiar cell जो अपन देखते हैं, ड्राई सेल, पेंसिल सेल जिसको अपन बोलते हैं, उसका एक और नाम है लेक्लांचे सेल। आफ्टर इट्स डिस्कवरी अपन उसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, या ड्राई सेल, ठीक है, जिसको अपन प्रॉपर ये क्लॉक वगैरह में यूज करते हैं, वॉल क्लॉक में लगाते हैं। ड्राई सेल कंस्ट्रक्शन पार्ट पता हमें, देखो इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट की एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, एनोड और कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है, बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर। देखो वहां पे अलग ऐसी दो रॉड टिप नहीं होती जैसा अपन पढ़ते हैं ना। और ये सारे सेल्स गैल्वेनिक सेल है, ये अपन बीच में डिस्कस किए थे ना, आप लोग पूछे थे मुझसे, सर हम जो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं उससे तो हमें करंट मिल रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं हो सकते, तो वो क्या होंगे, गैल्वेनिक सेल्स। बिकॉज गैल्वेनिक सेल्स ही होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम जितने भी सेल्स यूज करते हैं हमारे वॉचेस में, हमारे क्लॉक्स में, ठीक है, कैलकुलेटर्स में, दोस ऑल आर गैल्वेनिक सेल्स।
बिकॉज गैल्वेनिक सेल ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम कैलकुलेटर को सप्लाई से तो ना कनेक्ट करते हैं, हम बैटरी लगा दिए मतलब कैलकुलेटर को सप्लाई मिल रही है पहले से ही। दैट मींस सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही होता था गैल्वेनिक सेल में। तो जितने भी हम सेल्स आज पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे गैल्वेनिक सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अलग से दो रॉड नहीं होगी, कंटेनर जैसे जिंक का कंटेनर होगा, तो हम सेल हमारे पास जो बैटरी होती है ना, वो एक्चुअली जिंक का कंटेनर होता है, एंड दैट जिंक कंटेनर बिहेव्स लाइक अ एनोड। ठीक है, द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट आल्सो एक्ट्स एज एनोड, एंड द कैथोड इज अ कार्बन या ग्रेफाइट रॉड। कार्बन को अपन ग्रेफाइट के फॉर्म में लेंगे। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड इज अ नॉन मेटल, तो पढ़े अपन, ठीक है। एक्सेप्शन था ना ये नॉन मेटल का, बीइंग अ नॉन मेटल ये एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। The space between the electrode is filled by a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride. ये moist paste है इसलिए इसको अपन ड्राई सेल बोल रहे हैं, लिक्विड नहीं है अंदर, ठीक है, पेस्ट जैसा है। रिएक्शंस क्या क्या होंगे देखो, क्योंकि आपका जिंक का एनोड है तो जिंक का रिएक्शन होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है ये रिएक्शन। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड में सिर्फ ये नहीं है ना, आपका अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम भी है NH4 पॉजिटिव, या आपके MnO2 यानी कि जो आपका MnO2 का लेयर है। देखो ग्राफाइट तो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जिंक एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। याद है अपन पढ़ते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कि प्रोडक्ट किससे बनेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा है। अगर इलेक्ट्रोड एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो भी रिएक्ट करेगा, जैसे जिंक ने किया, जिंक का इलेक्ट्रोड था और जिंक ने रिएक्ट भी किया, इट गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बट कैथोड मेरा कार्बन का है, ग्रेफाइट का है, व्हिच इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ये नहीं रिएक्ट करेगा। इसकी जगह आप प्लैटिनम भी लेते तो ये भी रिएक्ट नहीं करता, बट प्लैटिनम महंगा हो जाता। हमको तो सेल 10-10 रुपए में मिल जाता ना, और प्लैटिनम तो एक ऑर्नामेंटल मेटल है, महंगा है ना प्लैटिनम, इसलिए अपन प्लैटिनम का रॉड यूज नहीं कर रहे हैं। वहां हमने देखा था इनर्ट में एग्जांपल प्लैटिनम, तो प्लैटिनम इज आल्सो एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इज आल्सो एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे, इसलिए आपको कैथोड में कार्बन कहीं नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे किसका रिएक्शन होगा, तभी तो अपन ग्रेफाइट रॉड के साथ क्या लिए, पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। अगेन कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा बट MnO2 रिएक्ट करेगा, तो कैथोड में किसका रिडक्शन होने वाला है, MnO2 का, क्लियर है। एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू MnO। OH मतलब बेसिक, बेसिक MnO। अगर आप यहाँ दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा Mn का, तभी तो आप बोल रहे हो ना रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हुआ है। ये एक और डेफिनेशन था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जैसे यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो चुका है, मतलब इसका इंक्रीमेंट हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, दैट मींस ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट होता है वहां पे आप बोलेंगे रिडक्शन, क्लियर है। नॉइज स्पेस का ये NH4Cl यहीं से तो आया है, NH4 पॉजिटिव। क्या ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है ना, ठीक है। MnO और देखो इसको साथ में नहीं लिखिए, इसको अलग अलग लिखिए, बेसिक फॉर्म में MnO बनेगा। MnO2 कन्वर्ट हो रहा है MnO में, बट वो बेसिक फॉर्म में। और आप ये बोल सकते हैं कि ZnCl2 आपका एक तरह का सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज होता है ना आपका, यहाँ पे अलग से ऐसा लिखा नहीं है, बट NH4Cl आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया और ZnCl2 आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। ओके, ये जो अमोनिया बन रहा है आपका, देखो अमोनिया का भी कुछ काम है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद Zn2 पॉजिटिव, जो बन रहा है टू गिव अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस पूरे सेल का पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट, जो हमारी पेंसिल सेल होती है, ठीक है, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ रहता है। ये ओपन कर दिया अपन सेल को, कभी ओपन करके देखिए उसको, कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये आपका जिंक का कंटेनर है, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, दैट इज अ जिंक कंटेनर। फिर ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड है, कार्बन रॉड, व्हिच इज
बिहेविंग लाइक अ कैथोड। इन दोनों के बीच में आपका ये MnO2 और कार्बन ब्लैक प्लस NH4Cl का पेस्ट है, एंड दैट ZnCl। ठीक है, तो ये उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। एक और एग्जांपल है ऐसे ही प्राइमरी बैटरी का, ये प्राइमरी बैटरी है। इसका एक और एग्जांपल है मर्क्यूरी सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक मर्क्यूरी एमालगम। एमालगम मतलब एलॉय होता है ना, एलॉय, एलॉय पढ़े, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। परसेंटेज में अपन लेते हैं कि हाँ इतना परसेंटेज से ब्रॉन्ज हो गया है ना, ब्रास हो गया, ये सब आपके क्या है, एलॉय है। पर अगर कोई एलॉय मर्क्यूरी में बना हुआ ना तो उसको अपन एमालगम बोलते हैं। तो एमालगम भी एक तरह का क्लास ऑफ एलॉय है, बट उसमें मर्क्यूरी का होना जरूरी है, समझ रहे? तो जिंक एमालगम मतलब ZnHg हो गया। अगेन Hg आपका एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, जिंक एमालगम में Hg आपका एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये होगा आपका एनोड की तरह, और पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज द कैथोड। तो उसका इलेक्ट्रोलाइट का ओवरऑल रिएक्शन आपका ये लिखा हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH एंड ZnO। अगेन एक इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका सॉल्ट H। ठीक है, इसका ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा है, देखो जिंक का साथ ही जो होना है हो रहा है आपका Hg, ये वाला Hg का कुछ भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो, क्योंकि ये आपका इनर्ट हो जाएगा, और ये HgO रेड्यूस हो रहा है Hg में। डिस्चार्जिंग रिएक्शन है ये, इसका ऑपोजिट होगा तो रिचार्जिंग होगा, बट ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं है, ये प्राइमरी बैटरी। क्लियर है? तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको मैंने पूरा समझाया हुआ है। हाँ, ऑपोजिट वोल्टेज वो भी हाई वोल्टेज का, तो वो रिचार्ज होगा, ये नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी अपन इसका ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करो रिएक्शन पूरा हो जाएगा ओवरऑल। जैसे हमने इन दोनों को ये जो लिखा ना इसका, ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। आप चाहो तो इसका भी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, आपको बस दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। ठीक है, हाँ वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले सेल को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि आपके सिलेबस में भी है, जो ड्राई सेल लिखा है लैग्रांज सेल, रिचार्ज, रिचार्ज क्यों नहीं होगी? देखो रिवर्स रिएक्शन के ना हमको उतना प्रॉपर वोल्टेज लगाना पड़ेगा, और आपके इलेक्ट्रोलाइट भी वैसे होने चाहिए जो वापस से, जैसे अपन जो लेड एसिड बैटरी पढ़ते हैं जो रिचार्ज हो जाती है, वहां पे पूरा का पूरा पीबी यानी कि लेड और पीबीओ ये सब कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में, और जब आप उसको वापस रिवर्स करते हो ना तो वापस से पीबी में चेंज भी हो जाता है। मतलब यहाँ रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं, इसलिए ये वाले मटेरियल, जैसे देखो आप देखोगे तो पेंसिल सेल ड्यूरा सेल का भी आता है ना, और कुछ पेंसिल सेल रिचार्जेबल भी होते हैं क्योंकि इसमें मटेरियल वैसा यूज होगा जो रिचार्ज या जो रिवर्स हो सकता है, नॉट। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मतलब उनको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाती है उस चीज से। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले सेल को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। एक और एग्जांपल अगर देखेंगे तो ये वाला अपन ZnHg यानी कि मर्क्यूरी वाला सेल बोल सकते हैं। ठीक है, ये वो छोटे छोटे सेल्स आते हैं जो आपकी कैलकुलेटर में लगते हैं, मतलब फ्लैट होते हैं और सिलेंडर के शेप में होते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, है ना, वो मर्क्यूरी सेल्स का डायग्राम नहीं है यहाँ पे, और समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टील जैसे दिखते हैं हमको ऊपर से, और हाँ हाँ घड़ी में भी होते हैं वाले सेल्स, क्लॉक वॉचेस में। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी सेल्स आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। अ गुड सेकेंडरी सेल किसको बोलेंगे? जिसका नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत ज्यादा होगा, इसको आप बार बार रिचार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी है, ये आपके सिलेबस में भी है। इसका लेड एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं, स्टोरेज का मतलब एक्यूमुलेट करना, स्टोर करना, तो उसको लेड एक्यूमुलेटर भी बोला जा सकता है या फिर लेड स्टोरेज बैटरी। अब यहाँ पे क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। मतलब आप बोल सकते हो कि एनोड लेड का है एंड कैथोड लेड डाइऑक्साइड का है, पीबीओ। ठीक है, एक पीबी है और दूसरा आपका पीबीओ। ठीक है, अब लेड एसिड भी बोलते हैं ना उसको, इट्स अ लेड एसिड बैटरी, तो इलेक्ट्रोलाइट वहां पे एक एसिड है। A 38% solution of sulfuric acid is used as an H2SO4। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस क्या क्या होने वाले देखो, एनोड में आपका पीबी है, एनोड इज पीबी, तो पीबी का रिएक्शन होगा, पीबी2 पॉजिटिव बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो पीबी2 पॉजिटिव बनेगा, दैट विल रिएक्ट विद SO4 नेगेटिव एंड इट विल चेंज टू PbSO4। मैंने बताया ना PbSO4 भी चेंज होगा,
जब आप रिवर्स रिएक्शन करोगे तो ये PbSO4 वापस से Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर देखो इसका डिस्चार्जिंग रिचार्जिंग प्रोसीजर पूछता है तो इसका रिएक्शन जस्ट उल्टा कर देगा, एग्जैक्टली उल्टा। मतलब PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, और दूसरा रिएक्शन भी ऐसे रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनोड की जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। यही इलेक्ट्रॉन अगले रिएक्शन में गेन होगा, प्रोडक्शन। PbO2 आपका कैथोड है, लेड डाइऑक्साइड एज कैथोड, और सल्फ्यूरिक एसिड तो है इसके लिए भी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो आपको यहां भी PbSO4 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जितना भी PbSO4 है ना, ये आपके लेड एनोड में जाके चिपकता रहेगा। कभी ऐसा होता है ना, हमारी जो गाड़ी चालू नहीं होती है, हम बोलते कार्बन जम गया, जो हमारी एक्टिवाज होती है, और इसमें भी वहाँ सीट के अंदर एक बैटरी लगी रहती है एमरॉन की छोटी सी, तो उसमें कभी कभार कार्बन जम जाता है। आप उसको अगर सैंड पेपर से घिस दोगे ना तो वो कार्बन निकल जाता है, तो वापस से वो बैटरी अपना वर्क चालू कर देती है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड्स कवर हो जाते हैं एक लेयर से, तो यहाँ पे वो लेयर किसकी है, PbSO4। समझ रहे? जितने भी एनोड है, जितने भी कैथोड है, सब में PbSO4 का देखो सॉलिड लिखा है ब्रैकेट में, एक सॉलिड लेयर जम जा रही है आपके दोनों ही एनोड और कैथोड। और जब रिएक्शन रिवर्स करेंगे अपन चार्ज करने के लिए, तो ये पूरी लेयर डिसॉल्व हो जाएगी वापस से H2SO4 में, और ये रिएक्शन जस्ट रिवर्स होकर वापस से Pb और PbO2 में मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका ओवरऑल रिएक्शन यही होगा। देखो आप ऐड करोगे तो PbO2 ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये H2SO4 भी ऐड हो जाएगा, दोनों का SO4 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव दो है, तो इसलिए 2H2SO4 आ गया। आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। जो भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया होगा वो इसने गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं दिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन में। देखो ना, यहाँ भी पीछे वाले ओवरऑल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे थे। दैट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया इसने गेन कर दिया, तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन में। हाँ, जब आप इंडिविजुअल रिएक्शंस लिखोगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन इसका लिखा हुआ है लेड एसिड का, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। और इसका रिवर्स रिएक्शन रिचार्जिंग। आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ, देखना पेज नंबर हाँ हाँ मेंशन नहीं किया क्वेश्चन। देखो पेज नंबर 91 देखना, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91, उसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, देखना एक बार। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखना 3.13 दिख रहा है। क्वेश्चन क्या, देखो राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। देखो ये रिचार्जिंग पूछा है, हमने जो पूरा लिखा है डिस्चार्जिंग प्रोसेस है ना। आपकी बैटरी यूज अप हो रही है तो उसको डिस्चार्जिंग बोलेंगे, और जब आप इसको कनेक्ट करोगे एक एक्सटर्नल सप्लाई से तो उसको अपन रिचार्जिंग बोलेंगे। तो आपको सारे रिएक्शन रिवर्स करने हैं इस क्वेश्चन के लिए। 3.13 जो मैंने अभी क्वेश्चन रीड किया, राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिचार्जिंग। हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल का मतलब क्या है, PbSO4 के दोनों रिएक्शन लिखेंगे, ये H2 का रिएक्ट करेगा और आपको PbO2 SO4 2 नेगेटिव H पॉजिटिव वापस से मिल जाएगा, और ये रिएक्शन भी ऐसे ही रिवर्स होगा एनोड का। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका लेड स्टोरेज बैटरी, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, on charging the battery the reaction is reversed and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO. Clear है, reaction reverse. Okay. Another important secondary cell is the nickel cadmium cell. एक और होता है secondary cell इसी के जैसा, उसका overall reaction मैंने बस लिख दिया है। कैडमियम Cd2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, मतलब कैडमियम एनोड होगा, अभी तो हो रहा है ना। यहाँ पे Cd 0 है, यहाँ पे Cd का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब कैडमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मींस कैडमियम अब यहाँ पे आपका एनोड रहा होगा। और दूसरा क्या लिया अपन ने, निकल, वो आपका कैथोड होगा, बट वो किस फॉर्म में लिया अपन ने, निकल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। क्लियर है? इसका ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया, इसका रिवर्स रिएक्शन इसके लिए, इसका रिचार्जिंग का रिएक्शन।
नेक्स्ट एक टॉपिक है फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हम अपने, अभी तक तो अपन छोटे मोटे वोल्टेजेस जनरेट कर रहे थे ना अपने गैल्वेनिक सेल से। 1.1 वोल्ट आपके डेनियल सेल का था, 1.5 वोल्ट हमने आज देखा लेक्लांशियस सेल का था, राइट। तो ऐसे ही फ्यूल सेल्स क्या होंगे, जिससे आप प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओ और आप आपके डिवाइसेस रन कर पाओ। जनरेटर, लाइक अ जनरेटर, जैसे हम अभी यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, वो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आती है या तो थर्मल पावर प्लांट से आती है। यही दो ऑप्शन है ना हमारे पास कोरबा में, जो आपके पावर प्लांट से, या तो वो थर्मल पावर प्लांट्स होंगे जहाँ पे कोयले को जला के जो स्टीम जनरेट होगी, या कोयले को जला के हम वाटर को कन्वर्ट करेंगे स्टीम में, एंड दैट स्टीम, दैट फास्ट रनिंग स्टीम विल मूव द टर्बाइन, जिससे आपका डायनामो कनेक्टेड होगा, जनरेटर कनेक्टेड होगा, और जनरेटर जैसे ही घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अपन पढ़ते थे ना क्लास 10th में, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर आप एक कंडक्टर को घुमाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका फिनोमिना का नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि करंट इंड्यूस हो रहा था, करंट हम प्रोड्यूस कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम वाटर या फिर कोल का यूज नहीं करेंगे। फ्यूल सेल विल बी अ वेरी इको फ्रेंडली सेल, जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करेंगे। देखो, कोई भी फ्यूल जिसमें कार्बन होगा ना, वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब में कार्बन है। दे ऑल आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसमें कार्बन होंगे, और जो भी फ्यूल में कार्बन होगा ना, कंबशन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। मैं क्लियर, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? और ये कार्बन डाइऑक्साइड इज लीडिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसलिए ये सेल अपन प्रेफर करेंगे इन फ्यूचर। जहां पे हाइड्रोजन को अगर आप बंद करोगे तो क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। ये तो अच्छी बात है ना। हाइड्रोजन को अगर आप बंद करोगे तो पानी मिलेगा, बट अगर आप मीथेन को बंद करोगे तो पानी भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ऐसे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स की अगर आप बर्निंग करते हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही मिलता है। अगर आप हाइड्रोजन को बंद करोगे तो आपको सिर्फ वाटर मिलेगा। और इसको एज अ एक बार फ्यूल सेल की तरह यूज भी किया गया हाइड्रोजन ने। नासा ने एक बार यूज किया था, उसका एक अपोलो स्पेस का प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने उस अपनी स्पेसशिप में ही एक डिवाइस बनाया था जहाँ पे फ्यूल सेल यूज किया था फॉर इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने फ्यूल सेल यूज किया था, और जो भी पानी से बन रहा था ना, वो एस्ट्रोनॉट्स अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। तो आपको वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी। दे विल बर्न, अगेन वो एक आपका सेल की तरह बिहेव करेंगे, एंड दैट विल प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है वहां पे। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होंगे, वो आपके एज अ एनोड कैथोड बिहेव करेंगे। ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपका कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके 4OH बनेगा, और ये 4OH आपका H2 रिएक्ट करके, मतलब आप ये बोल सकते हैं पहले ये रिएक्शन होगा, तब तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग अपनी बुक में देखना, एक डायग्राम बना होगा, मैं शायद यहाँ डायग्राम देखना एक बार, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का डायग्राम आगे आके पेज में ये है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है। ठीक है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन तो हर जगह ही होगा। देखो, ये आपका फ्यूल सेल, ठीक है, जहां पे अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूल इन, एयर इन। फ्यूल इन मतलब यहाँ पे अपन H2 लेंगे अंदर से, यहाँ से आपका H2 जाएगा। हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल, ठीक है, और आगे जाके अपन हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूल यूज करेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज ये एक पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। ठीक है, एयर यहाँ से लेंगे हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए, तो एयर इन, यहाँ से फ्यूल इन, और यहाँ से हम वाटर को आउट करते रहेंगे। सॉरी, यहाँ से कर रहे हैं अनयूज गैसेस आउट, और वाटर भी यहीं से आउट होगा। ठीक है, तो ये आपका एक फ्यूल सेल है। रिएक्शन यही होगा जो ऊपर मैंने लिखा है, और ओवरऑल रिएक्शन तो वाटर वाला ही होगा। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ठीक है, देखो यहाँ पे 2H2 हमने लिया, सबको हमने रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है?
क्योंकि एक हाइड्रोजन आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। बट मुझे ऊपर O2 चाहिए, O2 को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तब तो जाके वो O2 2 नेगेटिव बनेगा, O2 नेगेटिव। हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, टोटल आई नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स, तभी यहाँ पे अपन ने 2H2 लिया है, ताकि टोटल 4 हाइड्रोजन रहे। हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन आपके O2 में ऐड होकर हमको 4OH नेगेटिव मिले, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है रिएक्शन? ये ओवरऑल रिएक्शन और ये आपका फ्यूल सेल। नहीं जरूरत है आपको सॉल्व ब्रिज की इसमें, ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे किसी चीज को एक्यूमुलेट होने दे ही नहीं रहे हैं, जैसे रिएक्शन होते जा रहा है हम अनयूज्ड गैस को भी बाहर ले रहे हैं, वाटर को भी बाहर करते जा रहे हैं। तो ये सेल ऐसा है, अभी तो मैंने बोला कि यही पानी को तो वो यूज कर रहे थे फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। और अगर आपने एक्यूमुलेट होने दिया तब सॉल्ट ब्रिज की नीड पड़ेगी, क्योंकि वो एक्यूमुलेशन आपके इलेक्ट्रोड्स में होगा और वो आपके रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। बट यहाँ पे तो एक्यूमुलेशन हो नहीं रहा है, हम कंटिन्यूस सप्लाई भी दे रहे हैं और जो चीजें बनती आ रही है उसको अपन निकालते भी जा रहे हैं बाहर, ठीक है। और यहाँ करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, लास्ट एक टॉपिक और है आपका कोरोजन का। कोरोजन में भी रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है, इनफैक्ट एवरी केमिकल रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ हाँ, मतलब हाँ इलेक्ट्रोड्स के मतलब दे आर ओनली बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोड्स, अपन ये बोल, मतलब ऐसा कोई रॉड नहीं है, ठीक है। तो कोरोजन, लास्ट टॉपिक आपका कोरोजन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? रस्टिंग एक टाइप ऑफ कोरोजन हो गया, अल्टीमेटली डिटीरियोरेशन ऑफ एनी मेटल ऑब्जेक्ट, है ना। अगर आपके मेटल के सरफेस में कोई भी तरह का डलनेस आ रहा है या उस वो पर्टिकुलर सरफेस खराब हो रहा है, डिटीरियोरेट हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे कोरोड हो रहा है, ठीक है। आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और रस्ट का बेसिकली फॉर्मूला आपका ये होता है Fe2O3.xH2O, x मतलब एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेटेड Fe2O3 अपन बोलते हैं रस्ट को। तो रस्ट का भी एक फॉर्मूला होता है, तो इट इज आल्सो केमिकल चेंज, इट आल्सो इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो रहा है देखना यहाँ पे, आपका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आयरन का होगा। अल्टीमेटली कोरोजन का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन हो रहा है, Fe इज गेटिंग चेंज टू Fe2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे और Fe निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, एनोड। आयरन का ये रीजन क्या कहलाएगा, एनोड, क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन का सॉरी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो ये रीजन कहला गया आपका एनोड, जहां पे आयरन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड गेटिंग चेंज टू Fe2 पॉजिटिव। यहाँ तो क्लियर है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन मान लो मिलके 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, आपके ऑक्सीजन यानी जो एयर से हमें मिल रहा है। और ये H पॉजिटिव कहां से आएगा, एनी आइडिया H पॉजिटिव कहां से आएगा? या तो वाटर से आ जाएगा, या तो हमारे पास एक और गैस है एयर में, दैट इज CO2। ये CO2 भी पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, सुने कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि थोड़ा वीक एसिड है बट एसिड तो है। H पॉजिटिव तो ये भी लिबरेट करेगा, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव आपके कार्बोनिक एसिड से आएगा या तो वाटर वेपर के ही वाटर से आएगा H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना दिए, तो अल्टीमेटली ये रीजन पूरा वाटर से कवर हो गया। देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा जो ब्लू कलर का आपको ये रीजन दिख रहा है, दैट इज कवर्ड विद वाटर। तो ये रिएक्शन हो गया आपका एनोड में ऑक्सीडेशन। ये हो गया आपका कैथोड वाला पार्ट, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2O। दिख रहा है ये रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। और Fe2 पॉजिटिव जो बना है ये फर्दर और आपके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और ऑक्सीडाइज होगा। जैसे Fe2 पॉजिटिव, Fe से Fe2 पॉजिटिव बनाना, ऑक्सीडाइज होके, तो Fe2 पॉजिटिव भी तो Fe3 पॉजिटिव बन सकता है ऑक्सीडाइज होके फिर से, तो फर्दर और एक बार ऑक्सीडाइज होगा और वो बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +2 है, इट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू Fe2O3, यानी कि Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका कोरोजन रिएक्शन है, ये भी आपका एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन ही है, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे भी बन रहा है, 2 लो पोटेंशियल बट एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपका यहाँ पे भी बन रहा है।
Fe3O4, हाँ अगर FeO बनेगा ना तब ये दोनों मिलके Fe3O4 बन सकते हैं। FeO प्लस Fe2O3 इसी को बोलते हैं Fe3O4। Fe3O4 अलग से ऐसे नहीं बनता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ FeO एंड Fe2O3, तब जाके बनता है Fe3O4। ठीक है, तो चलो बैटरी के बारे में लिख लेते हैं पहले। हेडिंग डाल देना बैटरीज। लिख लो, यही पहला पॉइंट लिख लो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये तो लिख लो, इसके बाद कुछ और ऐड कराना होगा तो मैं ऐड करवाऊंगा, बट ये स्लाइड पूरी लिख लो। चैप्टर हो गया और हमने सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लिए, लगभग 95% क्वेश्चन अपन कर लिए। जो बचे होंगे वो थ्योरी क्वेश्चन ही होंगे, जैसे इस टाइप के एक्सप्लेन कोरोजन या लेड एसिड बैटरीज को समझाओ। ठीक है, तो वो थ्योरी क्वेश्चन है पूरा, उसमें और अपन को कुछ कंसेप्ट नहीं लगाना है। फिर लेक्चर्स कर देंगे और बचे हुए बीच को संडे को टेस्ट रहेगा ना चैप्टर। ठीक है, और संडे को मैं फिर माही आपको और अभिषेक, आप लोग का जो छूटा है चैप्टर में प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बारे में। नहीं, आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग। हो गया, लिखिए। ये प्राइमरी बैटरी के बारे में लिखिए। हाँ, तो दो ही लाइन तो है, फिर तो पहला टाइप का प्राइमरी बैटरी है। तो ये दो लाइन चाहो तो छोड़ सकते हो। हाँ, ड्राई सेल तो स्टार्ट करना ही है। प्राइमरी बैटरी का डेफिनेशन ये है, ऊपर का दो लाइन चाहो तो ये दो लाइन छोड़ सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं नीचे ड्राई सेल। वो तो बाहर का कवरिंग है, तो हम चलिए तो बाहर ही रहता है।
अगर कवर्ड है किसी चीज से तो ठीक है, वो जिंक अंदर की तरफ रहेगा जो हमें दिखेगा नहीं। सर तो जो उसके अंदर कार्बन आइडिया तो कोरोजन का प्रिवेंशन तो पढ़े हो आप लोग, कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग ग्रीसिंग, है ना। गैल्वेनाइजेशन को अपन सेक्रीफिशियल सर तो भी बोलते हैं। ऐसे अपने आप से एयर के तरीके से ऑक्सीडेशन होगा ना। एक लेयर से कवर कर दो उसको तो फिर ऐसे ही दब जाएगा नीचे, और वो लेयर जिंक है तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अपन सेक्रीफिशियल कवरिंग इससे बोलते हैं कि जिंक ने सेक्रीफाइस किया ना, जिंक खराब हो रहा है ऊपर का लेयर, पर अंदर के आयरन को बचा रहा है। इसलिए क्या इसको केमिकल काइनेटिक्स हो गया क्या? अमाइंस बचेगा। तो अमाइन से बायो हो गया। Then, आप लोग देख रहे हो लास्ट ठीक। डायग्राम छोड़ देना, डायग्राम बनाते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लेड एसिड एक्यूमुलेटर और ड्राई सेल है। एक और एग्जांपल पर याद रखना, मर्क्यूरी सेल और जब का एक एकल कैडमियम।
मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ। इसमें कोरोजन का मैंने ऐड नहीं किया, कोरोजन का सिर्फ डायग्राम डाला है मैंने। हाँ, तो कोरोजन का भी मैं इसमें एक स्लाइड ऐड करके आप उसको लिख लेना, ठीक है। ये सिर्फ डायग्राम है और इसके रिएक्शंस लिखे हुए हैं ना। इसका एक दो पैराग्राफ कोरोजन क्या होता है उसका डेफिनेशन, और यहाँ पे क्या एनोड है क्या कैथोड है। तो आयरन का वो रीजन एनोड होगा जहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा, और वो रीजन कैथोड होगा जहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, तो एनोड कैथोड, ठीक है। तो इसका जो है रिटर्न पार्ट वो मैं आपको इसमें ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग लिख लेना ना, छोड़ना मत, कंप्लीट करना पूरा नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से फिर अपन केमिकल काइनेटिक्स चालू करते हैं। इसमें कुछ डाउट्स होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। 2 क्लास आप लोग को मिलेगी, थर्सडे सैटरडे, संडे से पहले, ठीक है। तो पूछ लेना कोई डाउट्स, अदरवाइज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।